बरादरी जो इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद यहाँ फैमिली पहुँची थी, उनसे आज हम मिलेंगे। राना शमशाद अली ज़ैलदार और उनके बड़े जो थे वो यहाँ पहुँचे थे और किस हालत में पहुँचे थे, कितने अफराद थे, आज हम उनसे उनका इंटरव्यू करेंगे और आपको बताएंगे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राना शमशाद अली ख़ान के घर में। उनसे हम आज बातचीत करेंगे कि वो जब इंडिया से यहाँ हिजरत करके पाकिस्तान पहुँचे तो उनके साथ कौन-कौन से मामला पेश आए। जी राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राना साहब, मुझे ये बताइए, आप ये बताइएगा हम कि जब आप इंडिया से यहाँ पाकिस्तान हिजरत करके आए, जी आपके जी साथ कितने लोग थे? आपको ज़्यादातर बोला जाता है, आप हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएँ। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंडिया में ज़िला करनाल, तहसील थानेसर और गांव हमारा बड़तौली था। इसके साथ दूसरा एक गांव नखरोजपुर था। इन दोनों गांव के हम रहने वाले हैं। हमारे बड़े जो थे इब्राहिम खां, वो ज़ैलदार थे। उनका छोटा भाई जो मेरे वालिद थे वो मोहम्मद अब्दुर्रहीम थे। पार्टीशन के वक़्त 1947 में जिस वक़्त पाकिस्तान बना, तो मैं तो उस वक़्त नहीं था, लेकिन मेरे ताया जी ज़ैलदार थे और उन्होंने अपने बेटों के साथ, मेरे भाइयों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ गांव से निकलते वक़्त एक घर में पनाह ली। उस वक़्त उनका सरकारी गनमैन था, जिसे उन्होंने अपनी पनाहगाह के ऊपर बतौर गनमैन खड़ा किया। जो सिखों ने, गैर मुस्लिम लोगों ने उन्हें देख लिया और उन पे हमला कर। आपके ऊपर हमला हुआ, आप कितने लोग थे जब आप वहाँ से चले हिजरत करके? तो आप कितने लोग थे? जिस वक़्त हम वहाँ से चले वो तो एक जमघटा था, लेकिन उस मकान में तकरीबन कमोबेश 40 आदमी थे, जिनमें मेरे ताया जी इब्राहिम के बेटे, उनके साले, उनके रिश्तेदार, करीबी जो उनका करीब तरीन हल्का था, वो सारे थे। मेरे वालिद अब्दुर्रहीम भी उसमें थे। उस वक़्त मेरी दादी मोहतरमा और मेरी वालदा ये ख़वातीन के पिंडाल में मौजूद थी। तो ताया जी इब्राहिम खां ने कहा कि अगर भाई हम लोगों में से कोई बच गया तो वो बाकी सारी ज़िंदगी रोता रहेगा। तो ऐसा है कि आप वालदा को और अपनी बीवी को ख़वातीन के पिंडाल से इसी कमरे में ले आओ, ताकि हम इसमें महफूज हो जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता हमारा वक़्त आ गया, मौत हम पे वारद हुई, तो हम सारे मर जाएंगे। कम से कम कोई पीछे रह के रोने वाला तो नहीं रहेगा। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको ज़ैलदार बोला जाता है, ये ज़ैलदार की क्या हिस्ट्री है? ये ज़ैलदार ऐसे जैसे यहाँ पाकिस्तान में ये जो बल्दियाती निज़ाम शुरू हुआ था, ये यूनियन कौंसलें बनी थी, ज़िला कौंसिल बने थे, म्यूनसिपल कौंसल्स बनी थी। तो इसमें जैसे यूनियन कौंसिल होती है, टाउन कमेटी होती है, ऐसे उस वक़्त इंडिया में ये वहाँ का एक बल्दियाती निज़ाम था ये। तो हमारा जो गांव था बड़तौली और नखरोजपुर, इसके जो गिरदोनवा के देहात थे, जो कमोबेश 60-70 थे, उनमें जो ये ज़ैल थी उसके जो मुंतखब हुए थे वो ये ज़ैलदार थे। इस निज़ाम को ज़ैलदारी सिस्टम कहते थे। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप जब पाकिस्तान में आए, आपके जो बड़े थे पाकिस्तान में, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हाँ, यहाँ चूँकि मेरे अकेले वालिद साहब आए, वालिद साहब के साथ उनकी वालदा थी जो मेरी दादी मोहतरमा थी, और हमारी एक वालदा थी। यहाँ आके हम जिस वक्त इस गांव सलार में आबाद हुए, तो यहाँ एक जो यहाँ के मुस्तकिल रहायशी थे, उमर कसाब, उसने इस सारे गांव का सामान जो था वो अपनी रहायश पे इकट्ठा किया हुआ था। तो हमारे वालिद साहब ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि भाई उमर, हम 3 आदमी बच गए हैं घर के, तो हमें अगर आप एक चारपाई दे दें तो हमारा गुजारा हो सकेगा। तो इस पे उस उमर कसाई ने कहा कि बाबा तेरी शक्ल चारपाई वाली है। तो इस पे वालिद साहब के बहुत वो आंसू आ गए और
दिल बर्दाश्ता भी हुए कि एक वक्त का मैं ज़ैलदार था और हम 40 आदमियों की कुर्बानी पाकिस्तान की बुनियाद में दे के यहाँ आए और आज मेरी शक्ल जो है वो एक चारपाई की भी न रही। तो इसके बाद फिर कुछ अरसा गुज़र गया, हमें यहाँ ज़मीनें अलाट हो गई। यहाँ का एक हमारे इलाके में बहुत अच्छा चौधरी था, चौधरी कासम अली विरक। वो राज्य के रहने वाले थे। उन्होंने ये समझा कि ये ज़ैलदार ख़ानदान का आदमी है, अच्छे घराने का है। उन्होंने हमें एक भैंस भेजी जो हमारे पास काफ़ी देर तक रही और हमें जो राजा में 2 मरबे ज़मीन अलाट हुई। हमारे अब्बा जी का ख़्याल ये था कि हम किसी न किसी सूरत में किसी वक्त में फिर वापस चले जाएंगे। हम इतने अरसे से वहाँ रहने वाले लोग हैं, हम यहाँ महाजर के तौर पे कितनी देर रहेंगे, हमें आखिर वापस जाना है। तो 2 मरबे जो ज़मीन थी उन्होंने चौधरी कासम को दिए रखी। उनसे सिर्फ वो 10 मन कनक और 10 मन मुंजी लिया करते थे, या वो जो भैंस उन्होंने भेजी थी उस भैंस का वो चारा लिया करते थे। राना साहब, जब आपके बड़े जो आपके ताया जान हैं, जब वह इंडिया से हिजरत करके आ रहे थे तो रास्ते में क्या कुछ आपने उन्होंने देखा, उन्होंने आपको बताया होगा, अब इस हवाले से हमें कुछ बताएं। हाँ, रास्ते में जो हमारे वालिद मोहतरम ने अपनी वालदा और अपनी बीवी के साथ या अपने दीगर साथियों के साथ ये जो हिजरत का सफ़र किया, इसमें उन्होंने बहुत सी मुश्किलात देखी कि जो मुसलमान ख़वातीन नौजवान बच्चियाँ थी, उन्होंने अपनी असमत बचाने के लिए कुओं में रास्ते में छलांगें लगाई, अपनी असमत बचा ली, ज़िंदगी गंवा ली। और इस एक वाक़या वो बताते थे कि हमने एक जगह पे रास्ते में ऐसे देखा कि सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन ऐसी थी जिनकी छातियाँ सिखों ने, हिंदुओं ने काट काट के वहाँ ढेर लगा रखा था। और वो ख़वातीन जो थी ज़ख्मों से बेचारी नढाल थी, खून बह रहे थे, कोई मर रही थी, कोई रो रही थी। तो ऐसे में हमारा एक मामू था, सिखों ने उसके गले में एक नश्तर, तो रास्ते में जहाँ वो ख़वातीन की छातियाँ काट के उन्होंने अंबार लगा रखा था, ख़वातीन जो थी वो रोती चिल्लाती बेचारी, कोई इधर भाग रही थी, कोई इधर भाग रही थी, कोई पुरसान हाल नहीं था। 2-2 4-4 दिन के लोग भूखे थे, प्यासे थे। तो एक हमारे मामू थे, उनके गले में सिखों ने वो बल्लम मारा, तो उसे उनकी उस जिसामत को उठा लिया, फेंका। वो 2-4 घंटे के बाद उन्हें कुछ होश आया तो उन्होंने अपने सर पे जो 5 गज की पगड़ी होती थी उस वक्त उतार के उसकी पट्टी की। 2-4 दिन के बाद जो पट्टी खोली तो वो गले में फंस गई जहाँ वो ज़ख्म था। तो उन्होंने वो जो सख्ती से वो कपड़ा खींचा तो वो ज़ख्म फिर ताज़ा हो गया और खून बहने लग गया। तो उन्होंने फिर वहाँ बड़ के पत्ते रख के वही कपड़ा जो था वो ऊपर उसके लपेट दिया, जिससे फिर कुछ दिनों में उनका वो ज़ख्म ठीक हो गया और वो पाकिस्तान में आके फिर काफ़ी दिन ज़िंदा रहे। तो साहब, आपको आज भी यहाँ ज़ैलदार ही के नाम से जाना जाता है, बोला भी जाता है। आपके कितने बच्चे हैं और किस किस ओहदे पे हैं? हाँ, मैंने यहाँ जो ज़िंदगी के दिन गुजारे तो मैं ये ख़्याल किया करता था कि अगर कोई मेरे से गलती हो जाए तो उस पे मुझे लोग कम अज़ कम बुरा कह लें, मेरे वालिद की वजह से मुझे कोई बुरा ना कहे। कोई ये ना कहे कि ज़ैलदार का बेटा ये गलत कर रहा है, तो लोगों की बच्चियों को देख रहा है या किसी का हक खा रहा है या किसी के प्लाट पे कब्ज़ा कर रहा है या किसी आदमी के साथ मिल के वो दलालगी कर रहा है। तो मैं शुरू में तो ज़कात उशर कमेटी का चेयरमैन रहा, तहसील गुजरांवाला में मेंबर रहा, थाना कामों की का मैं सदर रहा। इसके बाद फिर मैं मेंबर भी रहा बल्दियाती निज़ाम में, काउंसलर कहते थे उसे। फिर मैं यहाँ इस गांव का नंबरदार हो गया। इसके अलावा फिर मैं यहाँ जुल्फ़कार चीमा साहब ने मसालती कमेटियाँ तश्कील दी थी, उनमें मुझे यहाँ इस थाना सदर कामों की का कन्वेनियर बना दिया। और यहाँ इस थाने की ओपनिंग पे वो आए तो उन्होंने ये बरमला कहा था कि मेरे 6 ज़िलों में राना शमशाद का काम 1 नंबर पे है। और मैंने 3-4-5 साल में कमो बेश 6000 केस निपटाए। और मेरे अल्लाह का फजल करम ये हुआ कि जो केस मैंने लोगों की सुलह करवाई वो कभी कोई केस उधड़ा नहीं। हाँ, आम तौर पे होता ये है कि थानों में सुलह होती है, 2-3-4 दिन के बाद वही रस्सा कशी फिर हो जाती है। तो मैंने जितनी सुलह करवाई थाने में, अल्लाह का फजल ये रहा
कि वो कभी कोई केस उधड़ा नहीं। और वहाँ आपने जो मेरे बच्चों के बारे में पूछा, तो मेरे बड़े बेटे का नाम माशाल्लाह सरबुलंद है, राना सरबुलंद खान। ये एडवोकेट हैं और आजकल असिस्टेंट अटार्नी जनरल हैं पाकिस्तान के हाई कोर्ट में, आजकल ये अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा इनसे छोटा है राना एहतशामुर रहीम, वो सब इंस्पेक्टर है, ट्रैफिक वार्डन है, वो गुजरांवाला में तो अपना मुलाजमत कर रहे हैं। तीसरा बेटा छोटा मेरा मोहम्मद अवैस है, जो अभी रिसेंटली माशाल्लाह हज करके आया है अपनी बीवी के हमरा। तो वो कामों में HBL इस्लामिक ब्रांच में मैनेजर हैं। इनसे अलावा एक चौथा बेटा मेरा जो है वो यहाँ एक ड्राइवर होटल है, उसके साथ उनका सर्विस स्टेशन है, वो उस पे काम करता है, अपना मुलाजम वगैरह रखे हुए हैं, तो वो ये काम करता है। इसके अलावा हमारा ज़मींदारा है, जो हमारे वालिद साहब की ज़मीन थी। वालिद साहब 1983 में फ़ौत हो गए थे। उसके बाद ज़मींदारा भी हम थोड़े ज़्यादा एरिए पे खुद करते हैं, और जो ज़्यादा नहीं कर सकते वो हमने ठेके पे या हिस्से पे दे के उसकी काश्तकारी करवा रखी है। अच्छा राना साहब, आपको वो कैसा लगा पाकिस्तान में? अब आपकी तो उम्र गुजर गई है इधर पाकिस्तान में, आपको कभी इंडिया की भी याद आई है, इंडिया के अपने इलाके की, बड़तौली की? कभी आप वहाँ गए हैं? मुझे एक दो दफ़ा इंडिया जाने का मौका मिला, जाना चाहा, और मुझे उस धरती से ये प्यार है कि मैं अपने उन बुज़ुर्गों की औलाद हूँ। और चूँकि वहाँ मेरे वो बुज़ुर्ग शहीद हुए, तो एक दो दफ़ा मुझे मौका मिला, हमारे ख़ानदान के एक दो लोग अभी वहाँ आबाद हैं, तो मैं चाहता था कि वहाँ जाके देखूँ। लेकिन फिर ज़हन में ये आता था कि क्या उस मिट्टी को क्या देखूँगा जहाँ मेरे बड़ों का खून है, और उस खून पे पता नहीं आज को मवेशी बांधते होंगे या रूढ़ी होगी या क्या होगा, अल्लाह ही जाने। लेकिन अब जो बच्चे हैं मेरे, उनके पास ऐसे टेलीफोन हैं कि वो उसमें देखते हैं हमारा पुराना घर नज़र आता है, या मेरे मोहतरम ताया जी इब्राहिम साहब का वो दफ्तर नज़र आता है जिसमें वो बतौर ज़ालदार बैठते थे। तो वो हमारे रिश्तेदार अभी बताते हैं कि उन्होंने वहाँ खादम रखा हुआ है जो उस वक्त 1947 से लेके आज तक उस दफ्तर की सफाई करता है, हिफाजत करता है, लेकिन आज तक उन्होंने उस दफ्तर में किसी दीगर शख्स को उनकी उस कुर्सी पे भी नहीं बैठने दिया। और वो जो हमारा आबाई रिहायशी घर है, उसमें उसके छत पे अभी हमें कोई घास वगैरह उगी हुई नज़र, सूखी हुई नज़र आती है। वो जो ताले उनके हाथों से लगे हुए हैं अभी भी वो लगे हुए नज़र आते हैं। घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें रहने वाला कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। अच्छा सा एक शेर सुनाए। बस मैं अपने हालात के मुताबिक जो मैं अपने इस दौरे ज़िंदगी में देखा मैंने, उसके मुताबिक एक बात करूँगा कि वो लोग हैं चुप जिनके घरे नाम व नसब कम ज़र्फ़ लिए फिरते हैं एजाज़ के परचम। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ थे राना शमशाद अली ख़ान साहब, और जो इनके बड़े थे वो इंडिया से आए थे। बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और काफ़ी जानें भी इनकी गई, और चंद लोग तकरीबन 3 या 4 लोग बचे थे जो पाकिस्तान में आए थे। आज हमें ये अपनी हिस्ट्री बता रहे थे।